गॉस थ्योरम के बाद अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पर, जहाँ पर हम इस गॉस थ्योरम को लगाएंगे कहाँ कहाँ, इसका फ़ायदा क्या क्या है, और इस गॉस थ्योरम से ये जो हमने अभी पढ़ा फाई इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्मूले से हम क्या क्या आगे सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें इसकी यूटिलिटी मिलेगी, इस सब को हम इस क्लास में देखने वाले हैं। और जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, यानी कि जिन्हें गॉस थ्योरम का आइडिया नहीं है, उन्हें ये समझ में आना मुश्किल है, तो पहले गॉस थ्योरम देख लेना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेना, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन को हम समझ पाएंगे। तो आज जिस एप्लीकेशन को हम करने वाले हैं इस क्लास में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। एक वायर हमारे पास है और उस वायर पे कुछ चार्ज है, जैसे ये ऊपर ग्राफिक्स में लगा हुआ है। ये एक पॉजिटिवली चार्ज ब्लैक कलर की रॉड है हमारे पास, जिसपे कुछ पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा हुआ है। इस वायर की वजह से इसके आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये पता कैसे करेंगे। वी आर गोइंग टू डू दिस बाय गॉस थ्योरम। तो दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर नंबर 1 और मैं हूं निखिल काम्बोज। तो लेट्स बिगिन द क्लास। अच्छा, क्लास पे चलने से पहले या एप्लीकेशन पे चलने से पहले एक क्विक रिवीजन ऑफ द कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, लेकिन जस्ट एक छोटा सा रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि हमें इसकी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था एंड लैम्डा वाज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, ये हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का देखते थे, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते थे। सिग्मा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऐसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जिसको हमने रो से डिनोट किया था। रो वाज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस टाइप से ये कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। जब पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज तो सिर्फ एक पॉइंट है। उसके बाद हमने एक डाइपोल देखा। अब डाइपोल के बाद हम आ गए हैं उसके बाद हमने वैसे वो भी देखा था, क्या बोले, कॉम्बिनेशन ऑफ द चार्जेस, जहाँ पर ग्रुप्स हैं चार्ज के, है ना, अलग अलग सिमेट्री थी, स्क्वायर था, ट्राइंगल था, क्यूब था। उसके बाद अब हम आ गए हैं जहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, एक रॉड है या एक वायर है, वो पूरी ही चार्ज है। वहां पर उस वायर की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, और यूटिलिटी देखो कैसी है। लेट्स से एक घर है और घर के ऊपर से एक वायर जा रही है। ठीक है, ये मैंने एक घर बनाया और इस घर के ऊपर से, जैसे होता है हमारे घर के सामने से रोड पे वायर्स जा रही होती है, उन वायर में चार्ज ट्रेवल कर रहा होता है, हालांकि वो मूव कर रहा है तो वो करंट वाला एस्पेक्ट में आ जाएगा। बट लेट्स से मैं कहता हूँ अभी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, सिर्फ चार्ज रखा हुआ है, वायर चार्ज है। तो उस वायर की वजह से हमारे घर पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, विच इज 10 मीटर अपार्ट लेट्स से। तो ऐसा कुछ निकालने के लिए हमें गॉस थ्योरम हेल्प करेगी। तो इसको देख लेते हैं, और यहाँ पर ये करने से पहले मतलब ना, क्या स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। मेनली वी आर गोइंग टू फॉलो 3 स्टेप्स, उनका ध्यान रखना। आगे मैं वायर लेने वाला हूँ, उस वायर में हम क्या करेंगे, वायर के बाद हम स्फेयर भी लेंगे, स्फेयर के बाद हमें शीट भी करना है, रिंग भी करना है। तो बहुत सारी जगह पर हम इस गॉस थ्योरम को लगाएंगे और ऑलमोस्ट सब में एक ही चीज करेंगे। सबसे पहले हम फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, दो अलग अलग फॉर्मूले लगाएंगे फ्लक्स के। एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एक फॉर्मूला है क्यू बाय एप्सिलॉन, जो कि गॉस थ्योरम से आता है। दोनों से फ्लक्स निकाला, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड पर फ्लक्स है, तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। अच्छा, एरिया हमको पता होगा, ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। चार्ज इनक्लोज्ड हमें पता होगा, एप्सिलॉन नॉट हमें पता होगा, तो अननोन क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंपेयर करके थर्ड स्टेप में हम करेंगे कंपेयर आरएचएस ऑफ अबव बोथ द इक्वेशन एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, दो बार फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एक बार क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों का आरएचएस कंपेयर करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग, पहले तो ये हेडिंग समझ लेना ध्यान से। इनफाइनाइटली लॉन्ग है, एक तो बहुत लंबी है, स्ट्रेट है, सीधी है, कोई टर्न्स नहीं है इसमें, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, हर जगह पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। अब ये मत कहना लेंथ तो इनफाइनाइट है, नहीं नहीं,
मैं एक मैं एक लिमिटेड लेंथ की बात कर रहा हूँ, जिस लेंथ की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो सबसे पहले डायग्राम को समझो। ये ब्लैक कलर की रॉड जो दिखाई दे रही है, दिस इज माय वायर, जिस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। लेट टोटल चार्ज बी क्यू, टोटल चार्ज इन एल लेंथ, ठीक है। ऐसे तो इन्फिनाइट वायर है, इन्फिनाइट चार्ज हो जाएगा। टोटल चार्ज इन एल लेंथ वायर इज इक्वल्स टू क्यू। तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? या चार्ज डेंसिटी हो जाएगी लेमडा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। ऑलराइट, दिस इज माय लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको ध्यान रखना है। अब स्टेप वन याद करो, क्या देखा था हमने स्टेप वन? सबसे पहले फ्लक्स निकालो बाय द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब देखते हैं भैया, हमारे को फ्लक्स चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। क्या? कंसीडर अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या बताया था? दिस इज इमेजिनरी सरफेस, जो हाइपोथेटिकल है या इमेजिनरी है, जिसमें से हम काउंट करेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुई। और ये सिमेट्री होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज वायर, इसके अराउंड में एक अगर सिलेंडर बना दूं, ये जो ग्रीन कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, दिस ग्रीन सिलेंडर इज माय गॉसियन सरफेस। कैसे है गॉसियन सरफेस? क्योंकि इस सिलेंडर के ऊपर मैं कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट लेता हूं, इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस ग्रीन सिलेंडर, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहने वाली है, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वायर से वो सेम रहेगा। मतलब ये डिस्टेंस इधर से ले लो तो ये डिस्टेंस आर, हर जगह से वो डिस्टेंस आर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे ये जो है ना, सिमेट्री रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहेगा इस गॉसियन सरफेस के सरफेस पे। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जब हम कंपेयर करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम होना चाहिए इस गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया ये ग्रीन वाला, और इस गॉसियन सरफेस को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ तीन अलग अलग पार्ट है। दिस इज, ये जो टॉप दिख रहा है ढक्कन टाइप का, ये हो गया फर्स्ट रीजन। फिर ये जो कर्व वाला पार्ट है, दिस इज माय सेकंड रीजन, जो कि मेजर होगा। और ये जो सबसे नीचे ढक्कन वाला पार्ट आ गया नीचे, दिस इज माय थर्ड रीजन। सो आई हैव थ्री रीजन इन दिस, जहां से कुछ फील्ड लाइंस बाहर निकल सकती है। ये ब्लैक कलर की वायर इस सिलेंडर की एक्सिस से जा रही है, बीचों बीच से जा रही है, ठीक है। चारों तरफ हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर बना दिया है, जिसको हम गॉसियन सरफेस कह रहे हैं। इस गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है, जरा उसको काउंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो 5 बोल देता हूं, 5 विल बी इक्वल टू 5 थ्रू द फर्स्ट रीजन प्लस 5 थ्रू द सेकेंड रीजन प्लस 5 थ्रू द थर्ड रीजन। तीनों रीजन से कितनी कितनी लाइनें बाहर गई, तीनों को काउंट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो मुझे टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। फ्लक्स इज इक्वल टू, अच्छा, पहले वाले सरफेस से क्या फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया था तो सर यही बताया था आपने, ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई डॉट ए। अब मैंने एरिया हर जगह अलग अलग लिए, पहले में A1 लिया, दूसरे में A2 लिया, और तीसरे में A3 लिया। अच्छा, यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस, अगर तुम, प्रॉब्लम भी क्या मतलब, फर्स्ट वाले सरफेस को देखो, ये फर्स्ट वाला जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच का एंगल देखो, यहाँ ड्रॉ भी क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का जो वेक्टर है, जो कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ ये फर्स्ट रीजन में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट को जा रही है, सरफेस वेक्टर ऊपर को जा रहा है। तो ये जो तीन रीजन यहाँ पर बने हुए हैं, रीजन नंबर 1 ये जो टॉप वाला है, रीजन नंबर 2 ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, और रीजन नंबर 3
ये नीचे बॉटम वाला जो ढक्कन वाला पार्ट है, बेस, इन तीनों रीजन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। अब मैं ये प्रूव करने वाला हूं कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी जाएगी हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस जाएंगी, और ये लाइंस कभी भी इस फर्स्ट और थर्ड वाले सरफेस को ना क्रॉस नहीं कर पाएंगी। या तो इसके ऊपर से निकल जाएंगी या इसके नीचे से निकल जाएगी, कभी भी इस सरफेस को क्रॉस नहीं कर पाएगी। अब क्रॉस नहीं कर पाएगी तो फिर क्या यहाँ से नेट फ्लक्स बनेगा? तो नहीं बन पाएगा। जो भी फ्लक्स निकलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड सरफेस से निकलने वाला है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसी कुछ चीज को हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट ए, जो मैंने लिख दिया, ई डॉट ए वन, ई डॉट ए टू और ई डॉट ए थ्री। अगर तुम फर्स्ट सरफेस देखो जहां ए वन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। लुक एट हियर दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि यहाँ पर एरिया, ये अलग हो गया ना, ये थोड़ा सा लेटा हुआ है ना, ये फ्लैट सरफेस है, कर्व तो है नहीं, तो यहाँ से एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ को जा रहा है। कितना एंगल बना? 90 डिग्री एंगल बना। डॉट में अगर 90 बने तो क्या हो जाता है? डॉट जीरो हो जाता है। तो यहाँ से फर्स्ट सरफेस से जो फ्लक्स आएगा ई ए कॉस 90 हो जाएगा, जो कि जीरो के इक्वल है। ऐसे ही जो थर्ड वाला पार्ट है वहां पर भी ई ए थ्री कॉस 90 हो जाएगा। जो बॉटम वाला दिख रहा है बेसमेंट वाला पार्ट, वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बचता कौन सा है? सिर्फ सेकंड वाला पार्ट बच रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया, सेकंड पार्ट। तो ई तो मैं कांस्टेंट मानता हूं, वो तो ई ही है हर जगह। ए टू को क्या लिखा जा सकता है? ए टू इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर which can be written as 2 pi r h, and h की जगह मेरे पास यहाँ l है। l इज द लेंथ ऑफ दिस वायर जिसके अक्रॉस मैंने ये गॉसियन सरफेस बनाया और जिसका मैं कंसीडर कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आती है वो आती है कुछ इतना, E 2 pi r l। लेट्स से दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। ये मेरे को फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। अच्छा, अब घबराना नहीं है, दूसरा स्टेप इतना बड़ा नहीं है, दूसरा छोटा सा स्टेप है। दूसरा हमें पता ही है ना, ऑलरेडी लिख दो वी नो, ये तो हमें पता है, पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा दिया है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट तो नहीं भूल गए? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों क्या करना था? स्टेप पे वापस जा रहा हूं, देखो, मेक्स द इक्वेशन, फ्लक्स वाली बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, जहां पर 3 से 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 किया, 5 1 5 3 0 हो गया, 5 2 रह गया। फिर सेकंड स्टेप किया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो गया। थर्ड स्टेप क्या करना है? कंपेयर करना है दोनों के आरएचएस को। तो दोनों के आरएचएस देख लो ध्यान से, यहाँ आ रहा है ई इंटू 2 पाई आर एल, यहाँ आ रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख देता हूं बाय 1 and 2, by 1 and 2 what I have is E into 2 pi RL is equals to Q upon epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो वो बन गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर से आ गया 2 पाई आर एल। अच्छा, Q बाय एल तो मेरे को पता है क्या होता है, इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा हो गया, और यहाँ हो गया है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। This is the expression for electric field due to infinitely long, straight, uniformly charged wire. Lambda is the linear charge density। इसको बच्चे भूल जाते हैं, इसको दोबारा से लिख लेना है, linear charge density। R is the radius of Gaussian surface, लेकिन मेरे लिए, क्योंकि Gaussian surface तो imaginary है, मेरे लिए R is the point, distance of the point from the uniformly charged wire। r क्या है? distance of the wire, distance of the point from the wire। ओके, इसको याद रखना है। तो एक चीज मुझे समझ आया कि अगर एक चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होने वाला है वो लीनियर वेरिएशन होने वाला है। दूर जाओगे कम होती जाएगी, लेकिन लीनियरली कम होगी।
चार्ज क्यूब माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ अ क्यूब। जी सर, सेंटर में रख देते हैं। एक क्यूब बना दिया, इस क्यूब के सेंटर में क्या रख दिया, एक कैपिटल क्यू नाम का चार्ज रख दिया। ओके, रख दिया। फिर क्या हुआ, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस विल बी। तो देखो एआई पेमेंट में पहले कितने आसान क्वेश्चन आते थे। कह रहा है फ्लक्स, भाई टोटल फ्लक्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये टोटल है, दिस इज माय टोटल। वो क्या टोटल पूछ रहा है? नहीं नहीं नहीं, वो टोटल नहीं पूछ रहा, यही तो गेम खेल जाते हैं बस। द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम ईच फेस। अब कितने फेस हैं इसके? अब भाई इसके तो 6 ही फेस हैं, ठीक है। ये बाकी दुनिया की तरह नहीं जिनके कई सारे फेस होते हैं, इसके पास बस 6 फेस है। 6 फेसेस आर देयर, 6 फेसेस वो भी इक्वल, सारे बराबर। तो टोटल अगर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा? ईच फेस हो जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, 1/6 कर देंगे। तो मेरा जो आंसर है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। 10⁻⁻6 यहाँ माइक्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। A charge q is located at the center of the cube। अरे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, पर ऑप्शन अलग अलग बता रहा है। और ध्यान से देखो, अगर बी वाले को देखो, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा क्या? q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। चालाकी कर रहा था, सेम क्वेश्चन देके दोबारा पकड़ा गया। तो ये मेरा बी वाला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 4 बढ़िया बढ़िया शेप बनाइए, ठीक है। पहले वाली कुछ पता नहीं क्या है, दूसरा वाला सर्कल है, तीसरे वाला थोड़ा टेढ़ा सा सर्कल है, और चौथे में बिल्कुल अमीबा जैसा कुछ बना दिया है। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए इज इन फिगर 4 इज लार्जेस्ट। अच्छा ये भी देख लो कि सबके अंदर क्यू चार्ज ही रखा हुआ है, क्यू चार्ज ही रखा है सबके अंदर। अब हमें एक चीज पता है भैया, गॉस ने बोला कि भाई फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी और चार्ज। परमिटिविटी और चार्ज सबके सेम है, क्या ये शेप साइज पे डिपेंड करता है? तो नहीं करता। ये हमने पिछले में पॉइंट्स टू रिमेम्बर में देख लिया है। तो डी ऑप्शन, सेम फॉर ऑल द, सबका फ्लक्स सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, shown below is distribution of charges, electric flux of electric field due to these charges through the surface S। अच्छा, this is surface S, इसमें से कितना होगा? अब देखो S वाला सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? एक प्लस क्यू रख दिया, एक माइनस क्यू रख दिया, तो नेट चार्ज कितना हो गया? ये तो डाइपोल है भैया, नेट चार्ज जीरो कर बैठे हो। और नेट चार्ज जीरो कर दिया तो फ्लक्स कितना? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बोला था, वेयर क्यू इज द टोटल चार्ज, तो इट इज जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हो गया? जीरो हो गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही आसान आसान से क्वेश्चन आते हैं, और क्या है। अभी तुम्हें बस ये डेरिवेशन जो अभी तुम्हें कराई है आज, इसको बहुत अच्छे से देख लेना है। और अगले में हम रीड या डिराइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। बहुत अच्छे से करेंगे, जहां पर हमें अलग अलग स्फीयर्स मिलेंगे, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हम सबको देखेंगे, सबका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगली क्लास थोड़ी लंबी क्लास होगी, तब तक तुम इसको दोबारा से देख लो, रिवाइज कर लो, नोट्स बना लो। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आता है। एक ना एक एप्लीकेशन तुम मान के चलो हमेशा आती है। अगर तुम 10 पेपर उठाओगे, 10 के 10 पेपर में तुम्हें एक ना एक गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन जरूर मिलेगी। तो इसको हल्के में नहीं लेना है। सो दैट्स द क्लास फॉर टुडे। अभी फिलहाल ये जो अगला क्वेश्चन है ये बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू।